नमस्कार। द डीप डाइव में आपका स्वागत है। नमस्कार। आज हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 125वें मन की बात कार्यक्रम पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। ये 31 अगस्त 2025 को प्रसारित हुआ था। हाँ, और हमारे पास इस पर आधारित एक लेख भी है। बिल्कुल। और हमारा मकसद है कि इस संबोधन के जो मुख्य संदेश थे उन्हें थोड़ा खोल कर समझें। इसमें जो एक खास बात थी वो थी दो बिल्कुल अलग चीजों का संगम। हाँ, वही। एक तरफ तो मानसून की आपदा से जो लोग प्रभावित हुए उनके लिए हमदर्दी, और दूसरी तरफ खेल की भावना का जश्न, खासतौर पे वो खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल जो हुआ था। सही। जम्मू कश्मीर में ये कार्यक्रम दूरदर्शन पर, कई न्यूज़ चैनलों पर भी आया, तो मतलब देश भर में लाखों लोगों तक ये बातें पहुंची। जाहिर है। तो चलिए समझते हैं कि इस बातचीत में क्या खास था, क्या मतलब निकाला जा सकता है इसका। बिल्कुल। पूछ रही थी वो यही थी कि ये दो अलग अलग, बिल्कुल विपरीत से लगने वाले विषय एक साथ क्यों? मतलब एक तरफ बाढ़ की तबाही, लोगों का दर्द, हाँ, गंभीर माहौल। और दूसरी तरफ खेल का उत्सव, जोश, श्रीनगर में डल झील पर, ये मिला जुला नजरिया क्यों? हाँ, ये वाकई गौर करने वाली बात है और मुझे लगता है ये सिर्फ दो अलग घटनाओं का जिक्र भर नहीं था। अच्छा। ऐसा लगता है कि इन दोनों को एक साथ लाकर एक बड़ा संदेश देने की कोशिश की गई हो। जैसे कि? जैसे मुश्किल हालात से उभरने की ताकत, मतलब लचीलापन और राष्ट्रीय एकता। ओके। देखिए, तात्कालिक चुनौती क्या थी? बाढ़। हाँ। उसको जोड़ा गया देश की लंबी अवधि की उम्मीदों से, जैसे खेलों में अच्छा प्रदर्शन करना, दुनिया में नाम कमाना, खासतौर पर वो लॉस एंजल्स 2028 ओलंपिक का लक्ष्य। अच्छा, तो ये कनेक्शन बिठाने की कोशिश थी। हाँ, मतलब ये सोचना दिलचस्प है कि इसका मकसद क्या हो सकता है। शायद मुश्किल समय में हौसला बढ़ाना, हो सकता है। या फिर ये दिखाना कि देखिए, आपदा राहत तो जरूरी है ही, लेकिन साथ साथ भविष्य निर्माण, जैसे खेलों का विकास, वो भी चल रहा है। दोनों पर ध्यान है। ये एक सोची समझी संवाद रणनीति लगती है ना? बिल्कुल। तो पहले उस मानवीय पहलू पर आते हैं। मानसून की तबाही। प्रधानमंत्री ने सीधे सीधे बाढ़ प्रभावितों के लिए संवेदना जताई। हाँ, और ये जरूरी भी था क्योंकि देश के कई हिस्से वाकई मुश्किल दौर से गुजर रहे थे। सही। और सिर्फ संवेदना नहीं, उन्होंने जो लोग राहत और बचाव के काम में लगे थे, चाहे वो वॉलंटियर्स हों, सरकारी कर्मचारी हो, उनकी मेहनत की तारीफ भी की। उस पर जोर था। संदेश साफ था, सुरक्षा, तैयारी और ऐसे वक्त में एक दूसरे का साथ देना। हाँ, ये बात तो मन की बात में अक्सर आती है, वो जन भागीदारी वाली। बिल्कुल। ये सिर्फ सहानुभूति नहीं थी, एक तरह से मिलकर काम करने का आह्वान था। इस बार आपदा के संदर्भ में ये पहलू महत्वपूर्ण था। बिल्कुल। और फिर इन गंभीर बातों के बाद अचानक से रुख मुड़ा एक ऐसी घटना की तरफ जो कह सकते हैं राष्ट्रीय महत्वाकांक्षा दिखाती है। हाँ, श्रीनगर में खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल। ये बदलाव, मतलब बाढ़ की चिंता से सीधे खेल के उत्सव पर आना, थोड़ा अचानक नहीं लगा? लग सकता है, लेकिन शायद इसके पीछे भी एक सोच हो। शायद ये दिखाने की कोशिश कि चुनौतियों के बीच भी देश आगे बढ़ रहा है। अच्छा। खेल अक्सर उम्मीद जगाते हैं, एक सकारात्मकता लाते हैं। तो गंभीर चिंता के बाद एक उम्मीद वाले विषय पर बात करना शायद एक संतुलन बनाने का तरीका हो। और आयोजन स्थल डल झील, वो अपने आप में एक बयान है। बिल्कुल। विश्व प्रसिद्ध डल झील पर राष्ट्रीय स्तर का खेल आयोजन। ये फेस्टिवल हुआ 21 से 23 अगस्त तक। हाँ, इसे एसएआई यानी भारतीय खेल प्राधिकरण और जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल ने मिलकर किया था। सही। और बताया गया कि इसमें 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से 500 से ज्यादा एथलीट आए थे। और खेल भी वो जो ओलंपिक में होते हैं, रोइंग, कैनोइंग, कयाकिंग। भावों को खोजने, उन्हें तैयार करने का एक मंच था। ये सिर्फ एक टूर्नामेंट नहीं, एक रणनीतिक कदम कह सकते हैं। और दूसरी अहम बात, वो जगह का चुनाव। जम्मू कश्मीर, श्रीनगर की डल झील, इतने बड़े राष्ट्रीय आयोजन का वहां होना। हाँ, इसके क्या मायने निकाले जाए? देखिए, ये खेल के जरिए उस क्षेत्र को मुख्य धारा से जोड़ने की कोशिश हो सकती है। वहां सामान्य हालात, नए अवसर, ये सब दिखाने का एक तरीका। और पानी के खेलों में जम्मू कश्मीर की क्षमता भी उजागर हुई। बिल्कुल। सोचिए, डल झील जो टूरिज्म के लिए जानी जाती है, उसे एक राष्ट्रीय खेल के मैदान के तौर पर देखना, ये एक नई तस्वीर है। और एक और अच्छी बात हुई, एक स्थानीय हीरो भी तो उभरा, मोहसिन अली। हाँ, उनका जिक्र हुआ। 1000 मीटर कयाक इवेंट में गोल्ड मेडल जीता उन्होंने। ये तो वहाँ के युवाओं के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा होगी। निश्चित रूप से।
मोहसिन अली की जीत ने इस आयोजन में एक मजबूत स्थानीय रंग भर दिया। ये दिखाता है कि सही मंच मिले तो लोकल टैलेंट भी चमक सकता है। हाँ, ये बात तो है। तो ये सिर्फ खेल नहीं था, इसके सामाजिक और शायद कुछ हद तक राजनीतिक मायने भी थे। विकास, एकीकरण, स्थानीय प्रतिभा को प्रोत्साहन। अब जरा नतीजों पर भी बात कर लेते हैं। लेख के मुताबिक मध्य प्रदेश का प्रदर्शन तो जबरदस्त रहा। हाँ बिल्कुल, 10 गोल्ड मेडल, कुल 18 मेडल, टॉप पर रहे वो। कयाकिंग, कैनोइंग, रोइंग, लगता है इन सब में उनका दबदबा था। हाँ, स्रोत तो यही बताता है। मध्य प्रदेश ने वाकई बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। उनके अलावा उड़ीसा ने भी अच्छा किया। अच्छा, उड़ीसा ने? हाँ, खासकर उनके एसएआई जगतपुर केंद्र से आए एथलीटों ने 1 गोल्ड और 3 सिल्वर मेडल जीते। केरल ने भी, जहां एसएआई का एक और अहम सेंटर है, अलप्पुझा में सीओई यानी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। हाँ, सुना है उसके बारे में। वहां के एथलीटों ने 1 सिल्वर जीता। मेजबान जम्मू कश्मीर ने 2 गोल्ड जीते, जिसमें मोहसिन अली वाला गोल्ड भी शामिल था। अच्छा, 2 गोल्ड? हाँ, और उत्तर प्रदेश ने भी शुरुआत में 1 गोल्ड जीता था। ये जो बार बार एसआई केंद्रों का जिक्र आ रहा है, जगतपुर, अलप्पुझा और ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, क्या ये नतीजे यही दिखाते हैं कि जहां अच्छी सुविधाएं हैं, अच्छी ट्रेनिंग है, वहीं से खिलाड़ी निकल रहे हैं? ये एक बहुत वाजिब सवाल है। ये नतीजे सिर्फ मेडल टैली नहीं है, ये शायद उस निवेश का असर दिखा रहे हैं जिसकी बात होती है, खेल का बुनियादी ढांचा बनाना। एसएआई के केंद्र और खासकर सीओई इसी कोशिश का हिस्सा है, जहां प्रतिभाशाली एथलीटों को अच्छी ट्रेनिंग, अच्छी सुविधाएं मिलती हैं। तो लग तो रहा है कि ये केंद्र असर डाल रहे हैं। मध्य प्रदेश, ओडिशा, केरला का प्रदर्शन। हाँ, इशारा तो उसी तरफ है। लेकिन यहाँ एक और सवाल उठता है, क्या ये मॉडल, ये अच्छी सुविधाएं देश के हर कोने तक पहुंच पा रही हैं, हर उस युवा तक जिसमें क्षमता है? हाँ, ये बड़ा सवाल है। ये नतीजे कुछ राज्यों की सफलता दिखाते हैं, पर क्या ये पूरे देश की तस्वीर है? कहीं यह सफलता कुछ खास जगहों तक ही सीमित तो नहीं? इस पर सोचना जरूरी है। इसी से जुड़ा एक और पहलू है, एथलीटों का अपना जज्बा, उनकी मेहनत। बिल्कुल। लेख में उड़ीसा के एसएआई जगतपुर केंद्र की रश्मिता साहू और विद्या देवी ओइनम का जिक्र है। हाँ। बताया गया कि कैसे उन्होंने रीजनल ट्रेनिंग सेंटर की सुविधाओं का इस्तेमाल करके डल झील पर राष्ट्रीय स्तर पर कामयाबी हासिल की। ये तो व्यक्तिगत लगन की भी कहानी है। बिल्कुल है। और ये उस पूरे माहौल या सिस्टम की तरफ इशारा करता है जिसे हम स्पोर्ट्स इकोसिस्टम कहते हैं। अच्छा, खेल पारिस्थितिकी तंत्र? हाँ, प्रधानमंत्री ने भी शायद इसी पूरे तंत्र को हाईलाइट करने की कोशिश की। इसमें सिर्फ एथलीट की मेहनत नहीं है, अच्छी कोचिंग भी है, सही इंफ्रास्ट्रक्चर यानी सुविधाएं भी हैं, और खेलो इंडिया जैसे मंच भी हैं जहां उन्हें मौका मिलता है। सही। रश्मिता और विद्या की कहानी यही दिखाती है कि जब ये सब चीजें, प्रतिभा, ट्रेनिंग, सुविधाएं और मौका एक साथ आती हैं तो एथलीट चुनौतियों के बावजूद अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। हाँ, जैसे शायद मानसून की वजह से ट्रेनिंग में दिक्कतें आई हों या कुछ और। बिल्कुल, फिर भी उन्होंने बेहतरीन प्रदर्शन किया। ये पूरा खेल का माहौल ही है जो उत्कृष्टता को संभव बनाता है। सवाल वही है, ये माहौल कितना मजबूत है और कितना फैला हुआ है। तो कुल मिलाकर अगर हम इस 125वें मन की बात को देखें तो इसकी क्या अहमियत समझी जाए? क्या ये सिर्फ 2 अलग-अलग विषयों पर बात थी? मेरे ख्याल से इसकी अहमियत इसी बात में है कि कैसे बड़ी कुशलता से 2 बिल्कुल अलग भावों और स्थितियों को एक साथ पिरोया गया। एक तरफ वर्तमान का दुख, सहानुभूति बाढ़ पीड़ितों के लिए, दूसरी तरफ भविष्य की उम्मीदें, महत्वाकांक्षाएं, खेलों में आगे बढ़ना, LA 2028। हाँ, ये संतुलन साधने की कोशिश। हाँ बिल्कुल, और इन दोनों को राष्ट्रीय एकता, मुश्किलों से लड़ने की हमारी क्षमता यानी रेजिलियंस और मिलकर कोशिश करने के एक बड़े विचार से जुड़ा गया। और वो जम्मू कश्मीर वाला एंगल? हाँ, जैसा हमने पहले भी बात की, खेल उत्सव के जरिए जम्मू कश्मीर पर फोकस करने के अपने रणनीतिक मायने भी हैं। ये उस क्षेत्र में सामान्य स्थिति और विकास की तस्वीर पेश करने का एक तरीका हो सकता है। तो मतलब ये सिर्फ एक रेडियो संबोधन नहीं था? नहीं, ये एक सोचा समझा संवाद था जिसके कई पहलू थे, मानवीय, राष्ट्रीय, विकासात्मक, और शायद बिना किसी का पक्ष लिए अगर हम सिर्फ संवाद की तकनीक देखें तो कुछ हद तक राजनीतिक भी। ये विश्लेषण करना दिलचस्प है कि इस तरह का कम्युनिकेशन कितना प्रभावी होता है। वाकई, उस एक बातचीत में कितनी सारी परतें थीं। हमने देखा कि कैसे मानसून से प्रभावित लोगों के लिए चिंता जताई गई, समर्थन दिया गया। हाँ। और साथ ही श्रीनगर में खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल की कामयाबी का, खिलाड़ियों के जज्बे का जश्न भी मनाया गया। ये संतुलन साधना, हाँ,
काबिले गौर था। और अगर हमें इसका सार निकालना हो तो वो शायद ये है कि कैसे तात्कालिक जरूरतें जैसे आपदा के समय समुदाय का साथ आना, सहानुभूति, इनको जानबूझकर देश के लंबी अवधि के लक्ष्यों से जोड़ा गया। जैसे खेलों में ग्लोबल पहचान बनाना। और इसमें खेल एक पुल की तरह इस्तेमाल हुआ। बिल्कुल, खेल को एक अहम साधन की तरह इस्तेमाल किया गया, ना सिर्फ एक क्षेत्र विशेष यानी जम्मू कश्मीर पर ध्यान देने के लिए, बल्कि पूरी दुनिया में भारत की पहचान बनाने की महत्वाकांक्षा जैसे ओलंपिक, उसके लिए भी। और अब श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ते जाते हैं। हाँ बिल्कुल। कि ये जो आपदा राहत की खबरें हैं या मेडल्स की गिनती है, इनसे हटकर अगर सोचें तो क्या मन की बात जैसे राष्ट्रीय मंच या खेलो इंडिया जैसी पहलें, क्या ये वाकई में राष्ट्रीय भावना को आकार देने में प्रभावी हो सकती हैं? अच्छा सवाल है। और क्या ये जमीनी स्तर पर बदलाव ला सकती हैं, चाहे वो आपदा की तैयारी हो या फिर खेल में बच्चों की भागीदारी बढ़ाना हो? इन अलग अलग क्षेत्रों में क्या ये वाकई असर डाल पाती हैं? इस पर सोचना वाकई दिलचस्प होगा कि इनका वास्तविक प्रभाव कितना है। बिल्कुल। तो आज के लिए इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे एक और गहरी चर्चा के साथ। नमस्कार। नमस्कार।